All right. What is personality? The word personality is derived from the word the persona. Persona is a Latin word which means mask, and we now everyone is wearing a different form of mask, and it means we have a different thought, we have different attitude, we have different behavior. So, what is personality is about? In a simple way, personality is not a physical attire. Personality is not a physical appearance. Personality is make and comprise of your thought, your attitude, and behavior. Personality, your persona reflect by your character. Persona is reflect by your thoughts and perceptions. Cognition process make you difference. Classical tradition say that every individual is different from each other, and what makes difference to us, our reactions, our behavior, our thought, our pattern of observation and perception, that that, that things make you different from the other. So everyone has a different point of view regarding the personality. Classical way, this is a classical theory right there. हिपोक्रेट जैसे कहता है कि हिपोक्रेट कहते हैं इन आवर बॉडी वी हैव फोर बाइल्स, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लू बाइल, रेड बाइल, यानी फायर, वाटर, अर्थ एंड सैंड. सो यू हेयर मी क्लियर है? अच्छा, right, we have different bias, so or our personality are different because of that. Earth, fire, water, sand, these are the elements that make us different. ये biological founder है Hippocrates, he said that. हॉरोस्कोप भी इसी की बेसिस के ऊपर बने, जो हम स्टार्स बनाते हैं हॉरोस्कोप्स के अंदर, एंड द 12 स्टार्स आर डिवाइडेड इनटू दिस फोर एलिमेंट इन सब. Say they believe that in our body someone has a water sign domination, some has a fire domination. 12 stars are divided into that. And another डिवीजन इज दैट, जैसे कि प्लेटो कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर तीन सोल हैं, एक रैशनल सोल है, एक एपिटाइट सोल है, एक इमोशनल सोल है. यानी हमारे अंदर इमोशंस भी हैं तो हमारे अंदर रैशनल सोल भी है, तो हमारे साथ नर्व्स भी जुड़ा है, यानी एपिटाइट भी है. इस तरह से पर्सनालिटी की बात करते हैं तो वो कहते हैं पर्सनालिटी के अंदर बॉडी भी है तो माइंड भी है, पर्सनालिटी के अंदर जो है वो सोल भी है. तो बॉडी एंड माइंड का जो कॉम्बिनेशन है वो एक पर्सनालिटी हमारी डेवलप करती है. तो इस तरह से पर्सनालिटी जो है वो अगर हम उसको अंडरस्टैंड करें, तो पर्सनालिटी जो है वो अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो उसको डिफरेंट मूड्स के साथ, अगर हम देखें एक जैसा इवेंट दें चार लोगों के साथ, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, चार लोगों के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो हम देखते हैं कि चारों के जो रिएक्शंस हैं वो वो डिफरेंट है, एंड वी हैव प्रेजेंटेड द सेम सिचुएशन ऑल ऑफ देम, बट दे हैव been reacted and respond is quite different because of what? Because of his persona, because of his personality. So everyone is unique, everyone has a unique pattern of behavior, and that uniqueness, that differences make your personality, that makes your character. ठीक है, यू विल बी आइडेंटिफाई बाय दैट कैरेक्टर, कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम ऐसे रिस्पॉन्ड करोगे, तुम ऐसे गुस्सा करोगे, तुम ऐसे काइंडनेस शो करते हो, तुम्हारे अंदर ये टॉलरेंस लेवल है. मेक दिस ऑल these एट्रीब्यूट एंड ट्रेड मेक योर करेक्टर, योर टेम्परामेंट, योर हेरिटेज में जो आपको जेनेटिक मिलता है अपने पेरेंटल इन्फ्लुएंस से. तो जैसे बहुत सारी क्रोनिकल डिजीजेज हैं, हो सकता है बहुत सारी आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, चलने का, बोलने का, गुस्सा करने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है, आवाज़ है, बॉडी स्ट्रक्चर है, अपीयरेंस है. तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो हेरिटेज में इनहेरिटेड मिलती है हमें. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे अंदर एक टेम्परामेंट डेवलप करती हैं, सबको मिला के हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है. तो इस तरह से पर्सनैलिटी के बारे में कहा जाता है कि कुछ थ्योरिस्ट हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर जो 70% होता है वो जेनेटिक होता है. जेनेटिक का मतलब ये है कि यानी वो हमारे आबा व अजदाद से आता है और उसका इन्फ्लुएंस होता है. लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, हम हर इंसान जो है वो अपने आप को डेवलप करता है, वो कंट्रोल कर सकता है और उसकी वो कुछ खूबियाँ होती हैं. आप पर्सनैलिटी ट्रेट को यूँ समझ सकते हैं कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ख़ास खूबी होती है, एक ख़ास क्वालिटी होती है.
देखो ना, अगर मैं कहता हूँ एक ऐसी चीज़ जिससे हम रिफ़िल करते हैं, जिससे हम लिखते हैं और जिसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, आप कहोगे फ़ौरी से हाँ, इज़ अ पेन। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ है जिसको हम टच कर रहे हैं और उसके अंदर जो है मोबाइल भी है, कैलकुलेटर भी है, स्टोरेज भी है, ऑडियो भी है, पिक्चर क्लिक भी है, ई बुक्स भी हैं। आप कहेंगे अरे आप बात कर रहे हैं फ़ोन की। तो यानी जैसे मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बोल रहा हूँ तो आपके जहन में एक इमेज क्रिएट हो रही है, जस्ट लाइक दैट। जैसे ही हमारी कुछ क्वालिटीज़ ट्रेट हमारे जहन में आती हैं तो हमारे जहन में एक किसी शख्स की आइडेंटिटी आ जाती है। हम कहें कि वेरी 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 रिस्पॉन्सिव, वेरी क्विक और वेरी अलर्ट, और उसकी जो है वो जॉगिंग रेट भी बहुत अच्छा है। तो हम कहेंगे ओ आई थिंक इज़ एन एथलेट। ये कोई जिमनास्टिक या एथलीट करता है या कोई स्पोर्ट्स का है या इज़ वेरी हैबिचुअल ऑफ जिमिंग। तो आपने इस एट्रीब्यूट इन कैरेक्टर से आपने जो है वो अंदाज़ा लगा दिया उसको कि इसकी ये आइडेंटिटी होगी। इसका मतलब ये है कि जो पर्सनैलिटी है वो हमारी ट्रेट एंड क्वालिटी से भी आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है। इस तरह से पर्सनैलिटी टाइप पे बात करें तो इस तरह हर हर शख्स अलग है। हम कहते हैं यू आर अ मावल, यू आर अ यूनिक। जैसे कि आपके फिंगर प्रिंट्स हैं, थंब प्रेस है, किसी के थंबप्रिंट्स किसी के साथ मैच नहीं करते। दे ऑल आर डिफरेंट, दे ऑल आर यूनिक। जस्ट लाइक दैट वी द ह्यूमंस हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सब सब लोग अपनी अपनी फितरत के अंदर एक ऐसी ख़ास सिफ़ात खूबी रखते हैं जो उनकी अपनी शनाख्त है, जो उनकी अपनी पहचान है। वही उनकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जो उनको दूसरों से अलग कर देती है, मुनफ़रिद कर देती है। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया बेसिकली। अब इसके बाद देख रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने अभी बातें की हैं उसी के कुछ यहाँ पे फॉर्म नज़र आ रहे हैं, डेफिनेशन नज़र आ रही हैं पर्सनैलिटी की। जैसे एक कह रहे हैं कि पर्सनैलिटी हमारी आदत का नाम है जो हम एक्सटर्नल बिहेवियर करते हैं। ये जो वॉटसन है जो है जॉन वॉटसन, ये कहते हैं कि सिस्टम ऑफ आवर हैबिट नोन टू आवर एक्सटर्नल बिहेवियर, जो हमारी आदतें हैं, सिफात हैं। इस तरह से ऑलपोर्ट जो जिसने बड़ी जो थ्योरी प्रेजेंट की थी इंटेलिजेंस के ऊपर, तो ऑलपोर्ट कहता है कि इज़ अ पैटर्न ऑफ हैबिट। ये आदतें भी हैं, कस्टम एंड क्वालिटीज़। जिस माशरे में रहते हैं वो भी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं और फिर हमारी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। इन सबको कंबाइन करोगे तो हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ी पॉपुलर है, ईगो एंड सुपर ईगो। नाम नहीं लिखा है मगर सब लोग जानते हैं इसको। कौन है? सिगमंड फ्राइड। तो फ्राइड कहता है कि इंसान के अंदर ये तीन फोर्सेस हैं, यानी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस, यानी ईगो एंड द सुपर ईगो। और वो भी ये भी कहता है कि जो हमारे 3 साल का टाइम पीरियड होता है, यानी चाइल्डहुड पीरियड होता है, 3 to 6, आप एक्सटेंड कर लें 6 ईयर्स तक, तो उसमें जो भी कुछ हमारे साथ होता है मेंटली तौर पे, और जो हमारे इमोशंस होते हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारी जो है शख्सियत बनती है। जैसे कि एक बीज बोया जाता है, उसको सीड किया जाता है, तो फिर वही दरख्त बनेगा ना। अगर हम बनाना का सीड बोएंगे तो वो बनाना ही आएगा, अगर हम मैंगो तो फिर मैंगो आएगा। बिल्कुल ऐसे ही वो कहता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर अनकॉन्शियसली वो सारे इफेक्ट चले जाते हैं। अगर हमने बहुत बुरे से बिहेव किया, गुस्सा किया, उसके असरात ऐसे जाएंगे कि कल को जब आपकी पर्सनैलिटी रीशेप होगी तो फिर बिल्कुल वैसे ही पर्सनैलिटी शेप होगी। जैसे देखो आप अपने अगर आप प्लांटिंग गार्डनिंग करते हो तो जैसी टेक केयर करोगे वैसे ही दरख्त जो है वो फल भी देगा, और फल सड़ भी सकता है, और वो जो है उसमें कीड़े भी लग सकते हैं, और वो आपको हो सकता है ग्रो ना करे, और ग्रो करे तो बिल्कुल एक इरेगुलरली ग्रो कर रहा हो, तो आप उसको कट करते हो, उसको ट्रिमिंग करते हो। ऐसे ही इंसान की शख्सियत भी है। तो इंसान का जो बचपन है वो उसका बीज है, और फिर वो जो आगे ग्रो करता जाता है तो वो उसको एड एंड लेस करता जाता है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी है फ्राइड की। इसी तरह से और भी बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। मैकडूगल कह रहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बाय सेंटिमेंट। सेंटिमेंट यानी वो जज्बात, इमोशन, पैशन को जिम्मेदार बता रहा है। वो कहता है ये हमारा असल है। इसी तरह से वर्ड्सवर्थ क्या कह रहे हैं? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर ट्रेड। ट्रेड समझ दो ना, यानी सिफात, खूबियाँ। तो ये तो एक बड़ा अच्छा है, और ये कहीं किसी हद तक हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ख़ास किस्म का एक फ़न होता है। हर शख्स के लिए एक फ़न है, और हर फ़न के लिए कोई एक शख्स है। और या तो वो जो शख्स है उस फ़न को ढूंढ ही लेता है, वो उसके अंदर मौजूद होता है, उसको उसके सीखने की ज़रूरत नहीं होती। वो उसका अपना स्किल सेट होता है, वो उसकी अपनी पहचान होती है, वो उसकी अपना पर्सोना होता है। तो ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। वुड्सवर्थ की बात को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हिपोक्रेट्स की बात मैंने आपसे ज़िक्र की थी कि हमारी बॉडी में 4 केमिकल स्टेट्स हैं,
बायोलॉजिकल नेम उसके हैं बहुत सारे, लेकिन हम उसको आसान करके समझ लेते हैं। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, रेड बाइल, वाइट बाइल, ये बाइल्स हैं चार, जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे याद है कि आग, हवा, मिट्टी और पानी। तो इन इंसान के अंदर ये, किसी के अंदर जो है फायर का एलिमेंट ज़्यादा है, किसी के अंदर एयर का एलिमेंट है, किसी के अंदर वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है। जस्ट लाइक मैंने कहा ना, हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप भी हिप्पोक्रेट की इसी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी से डिराइव किया गया है। प्लेटो का मैंने आपको बताया था कि इंसान के अंदर तीन तरह की सोल है। एक मेंटल सोल है यानी माइंड है, एक इमोशनल सोल है यानी हार्ट है, एक एपिटाइट सोल है यानी आपका नफ्स है, इससे डिजायर्स। तो इंसान इन तीनों चीज़ों के दरमियान एक कशमकश चल रही होती है। कभी दिल डोमिनेट करता है, तो कभी जो है वो आपकी एपिटाइट बाहर आ जाती है, डिज़ायर यानी, या कभी आपका माइंड कंट्रोल कर लेते हैं इन दोनों को, तो आप बहुत समझदार और एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, वाइस पर्सन बन जाते हैं। तो ये तीनों तरह की सोल हैं। शेल्डन कहता है, शेल्डन वो बात कहता है जो अक्सर लोग आपके यहाँ जब भी लस पर्सनैलिटी बोलते हैं तो वो फ़ौरन से लोगों के ड्रेस को देख के बोलते हैं, लोगों के हेयर कट को देख के बोल रहे होते हैं, लोगों के आउटलुक को देखते हैं, उनकी अटायर अपीयरेंस को देख के बात कर रहे होते हैं। तो कहते हैं वाह व्हाट अ पर्सनैलिटी, सर की पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, और ये वो देखो वो लेडी की पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से मुराद वो क्या ले रहे हैं? पर्सनैलिटी से वो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं और फिजिकल कंडीशन ऑफ अ बॉडी को देख रहे हैं। यही देखो, ये क्रेट्समैन और शेल्डन दोनों यही बात कर रहे हैं कि समहाउ कुछ लोग जो है वो पर्सनैलिटी को क्या कंसिडर कर रहे होते हैं? फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन साइकोलॉजिकली डेफिनेशन जो है वो मैंने आपको कहा ना, वो किस तरफ है? वो थॉट, वो थॉट के ऊपर है, वो बिहेवियर के ऊपर है, वो पैटर्न ऑब्जर्वेशन के ऊपर है। ये एक और एक सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है कि हमारी शख्सियत जो है वो कैसे बनती है? आइडियोलॉजी से बनती है, यानी नज़रिया क्या हम रखते हैं, बिलीव्स आ गए उसके अंदर। हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन है, स्टेटस क्या है, सोने का निवाला लेके पैदा हुए हैं, या फिर धूल या खाक हमने जो है वो काटी है और उसको जो है हमने झेला है। तो इकोनॉमिकल पोजीशन भी इंसान की पर्सनैलिटी को वैसे ही बनाता है कि हम हार्डी पर्सनैलिटी हैं या हम एक कंफर्ट जोन में रहें हमेशा से, तो हम उसके असरात हमारी शख्सियत में नज़र आते हैं। इसी तरीके से सोशली जो है वो हम कहाँ रहें, कहाँ ब्रॉट अप हुए हैं, किन लोगों के दरमियान है, हमारा सर्कल क्या रहा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या रहा है, और एक पॉलिटिकल पोजीशन कि आप क्या पॉलिटिकल, इसमें एक और बल्कि मैं ऐड करूँगा, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पोजीशन। तो ये सब चीज़ें मिला के हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी तो हमने देख ही ली है यहाँ पे। इसी तरीके से एक मैं हमेशा से ये डिस्कशन करता हूँ, और यहाँ सेशन में टाइम कम है लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों ने बड़ी एक पॉपुलर बुक पढ़ी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कावी। 15 मिलियन कॉपी सोल्ड, बेस्ट बुक है। और ये सेल्फ हेल्प बुक के अंदर रिकमेंड कर रहे होते हैं, ट्रेनर्स बता रहे होते हैं, इस तरह की बातें उसमें हैं मौजूद। लेकिन अगर इसका टाइटल देखो तो क्या है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो फोकस किस पर है? हैबिट के ऊपर है। हैबिट मतलब यानी आदत। ये एक बहुत घिसा पिटा पुराना सा सवाल है जो आपने कई दफ़ा सुना होगा, उस पर लेकिन सोच विचार नहीं की हो शायद। एक है आदत यानी हैबिट, और एक है नेचर यानी फितरत। एक ह्यूमन हैबिट है और एक ह्यूमन नेचर है। अगर हम हैबिट की बात करें तो वो एक आदत है। आदत क्या है? जो एक फ्रीक्वेंट होती है, जो एक परसिस्टेंट है, और जो लर्निंग के बाद उसको बदला जा सकता है, यानी एक काम रोज़ाना करते चले जाएं। जैसे इसकी एग्जांपल है, आप 7 बजे का रोज़ाना अलार्म लगाएं, रोज़ाना अलार्म लगाएं, ऐसा होगा 15 डेज़ बाद हो सकता है शायद 16 में आपको जो है वो ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, जिन लोगों की अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है वो तो 2-4 दिन में सीख जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? अलार्म ही नहीं लगाएंगे और 7 बजे उनकी आँख खुल जानी है। इसी तरीके से अभी रमज़ान आए हैं तो आपका एक पैटर्न चेंज हो जाता है कि इस वक्त हमें नहीं खाना है, इस वक्त खाना है, ऐसे भूख रहनी है, अपने आप को रिस्ट्रेन करना है। तो आफ्टर द 30 डेज़ की प्रैक्टिसिंग के बाद आपकी एक हैबिट क्रिएट हो जाती है। ऐसे ही है, बहुत सारी हैबिट्स जो है वो रिपीटेशन के प्रोसेस के बाद, परसिस्टेंसी के बाद आप उसको डेवलप कर लेते हैं। इसका मतलब हैबिट को चेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एक्ट, सिमिलर एक्ट को करने के बाद, और अगर अपनी आदत को छुड़ाना चाह रहे हैं तो उसके अपोजिट भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जब जब आप लेज एंड स्नैक्स ले रहे थे तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे थे, तो क्या कॉम्बो बनाया था आपने अपने फैट होने का। इसी तरीके से जब आप मूवी देख रहे थे तो मूवी के साथ आप स्नैक्स ले रहे हैं, स्नैक के साथ फिर आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आपने एक लिंक बनाया हुआ था। तो अब आप इस लिंक को, पैटर्न को तोड़ने के लिए अपनी बहुत सारी हैबिट को रिमूव करते हो कि अगर मैं जब जब ऐसा करता हूँ तो उसके बाद मेरा ये इफ़ेक्ट होता है।
मैं इतनी देर से जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हैबिट को चेंज किया जा सकता है, हैबिट को बदला जा सकता है। हैबिट जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। तो इसलिए हमने कहा 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेकिन व्हाट अबाउट द नेचर? व्हाट अबाउट द नेचर? फितरत क्या है? वो तो तमाम इंसानों की फितरत एक है ना। हम कहें ये तो इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। तो इंसानी फितरत क्या है? इंस्टिंक्ट्स होती है, वो अनलर्न होती है। ह्यूमन नेचर क्या है? सेल्फिश है तो सेल्फिश है। ह्यूमन नेचर अगर इनोसेंट है तो फिर सारे इनोसेंट है। ह्यूमन नेचर क्रूअल है तो फिर वो क्रूअल है। ह्यूमन नेचर जो है वो जेलस है तो वो फिर जेलसी उसके अंदर मौजूद है। तो ह्यूमन नेचर क्या है? वो इंसानी फितरी अमल है जो उसके अंदर मौजूद होते हैं, बिल्टन इंस्टिंक्ट्स के साथ, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको अनलर्न नहीं किया जा सकता। आप कंट्रोल कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, बस रेजिस्ट कर सकते हो उसके आगे। तो ये एक रिमेंबर दैट कि एक हैबिट है, एक नेचर है। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ट्रेड। अब ट्रेड क्या है? वो सिफात है। जैसे कि आपने अपनी उस नेचर को, मैंने कहा ना कि बाय बर्थ जेलिसी भी होती है, बाय बर्थ जो है वो आपको जो है क्यूरियोसिटी भी होती है कि ये क्या है, ये क्यों है। बहुत सारी चीज़ें आपकी अनलर्न होती हैं। कुदरत कुदरत ने, फितरत ने हमें लॉ ऑफ नेचर के साथ ही ह्यूमन की कुछ नेचर के अंदर भी वो चीज़ें जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स कहलाती हैं, वो हमें एम्बेड करके बिल्टन करके दी है। अब आप उसको काबू करते हो तो ये एक चीज़ आ गई क्या? सेल्फ कंट्रोल या टेम्परेंस। तो ये टेम्परेंस क्या हो गई? आपकी सिफात हो गई। ठीक है, आप बहुत बहादुर हैं। ठीक है, यानी आप हार्ट एंड इमोशंस को लेके जा रहे हैं, यानी करेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे करेज आपकी क्या हो गई? ट्रेट हो गई। आप अपने माइंड को बहुत अच्छा यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे आप क्या है? आपके अंदर विजडम मौजूद है। तो ये क्या है? ये ट्रेट है। तो क्या आपको फ़र्क समझ आया? ट्रेट हमारी सिफात है, ट्रेट हमारी खूबियाँ हैं। जेनोसिटी, ये कितना अच्छा जनरस पर्सन है, इतना काइंड पर्सन है। तो आपने कहा यार ये तो ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही डीप पर्सन है, इसकी पोइट्री सुनी हमने, इसकी लाइन सुनी हमने, इसकी बात सुनी। इस तरह से आप क्या करो? ट्रेड्स, ट्रेड्स क्या है? सिफात हैं, ट्रेड्स खूबीज़ हैं। हैबिट क्या है? आदत है, और वो आदत हैं जो फ्रीक्वेंट होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, जो बदली चेंज की जा सकती है। लेकिन एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या होता है कि इंसान की असल फितरत क्या है? कि वो सेल्फिश है, या वो सेल्फलेस है, या वो इनोसेंट है, वो जेलस पर्सन है। उसकी ह्यूमन नेचर क्या है? और ये फितरी अमल है। तो खैर, ये तो मैंने आपको पर्सनैलिटी के बारे में एक एक चीज़, उसके जो की फीचर्स है वो बताएं। अब हम ज़रा अपने कोर्स कंटेंट को देखते हैं। तो हमारे कोर्स के अंदर ये 5 अप्रोचेस दी हुई है पर्सनैलिटी को लेकर। और आपके इसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, मतलब वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उस पर भी बात करते हैं कि भाई कितने तरह के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा मज़ेदार सा है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो मैं आप लोगों को सोच भी रहा था, इसके ऊपर मैं कोई एक असाइनमेंट भी दूंगा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के साथ बहुत सारे कुछ एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो जाती है। और ये साइकोलॉजी की जो है वो बड़ी पॉपुलर जो है वो ब्रांच है, जिसको हम पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कहते हैं, या एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर ये सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो फिजिकली भी होते हैं, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं। पर्सनैलिटी के अंदर कोई ना कोई क्लैश आ जाता है, जैसे स्प्लिट अप, बॉर्डर लाइन, नार्सिसिस, स्किज़ोफ्रेनिक, मैनी 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 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रीम लाइंस हैं। ये आपने नाम सुने होंगे, फोबियाज की वजह से, पोस्ट ट्रॉमा की वजह से मूवीज़ तो भरी पड़ी हुई है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लेके। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखते हैं, लेट्स सी, उसके बारे में कोई ना कोई एक असाइन दे देंगे या आपको कोई टास्क देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम अप्रोचेस पे बात करें। कोई कुछ कहना चाह रहा है? किसी की चैट पे रिप्लाई आया? अच्छा, हुरमत को लगता है कि मुझे तो लगा सारा डिसऑर्डर मुझ में। हाँ, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ने के बाद तो अपने नहीं बल्कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी कैटेगरी में फॉल होते हुए नज़र आते हैं। जब हम उन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का जो है वो जो है वो से असरअंदाज हुए हैं। चलो भाई, देखिए पहले ज़माने में ना जब साइंस ने रिसर्च नहीं की थी, मैं रिसर्च कर रहा था। हमारे पास एक फ़िलासफ़र है, मिशेल फूको। तो जो हमारा थीसिस था उसमें एक बुक थी द बर्थ ऑफ क्लिनिक के नाम से। तो उसके अंदर एक उसने कॉन्सेप्ट दिया था बड़ा अच्छा। वो कहता है कि 16-17 सेंचुरी से पहले
इंसानों में भी बहुत सारे इस तरह के मसाइल हुआ करते थे, लेकिन एक सब्जेक्ट साइकोलॉजी और उसकी ब्रांच यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी डिस्कवर नहीं हुई थी, तो हम उस नामों से वाकिफ़ नहीं थे। तो इस तरह से तो हम बस एक ही लफ्ज़ कह दिया जाता था, पागल है, नॉर्मल नहीं है, पागल है, पागलों की तरह से बिहेव है। लेकिन अब उसके प्रॉपर नाम, अब उस पागल की भी कैटेगरी है कि वो कितना पागल है और किस लेवल का पागल है, उस पागल की सिम्पटम्स क्या हैं, उसके कॉज एंड इफेक्ट क्या हैं, उसको हील कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये पूरा एक डिसिप्लिन बन गया है। इस तरह का पूरा डिसिप्लिन बन गया। और पीछे चले जाओ 5th एंड 6th सेंचुरी के अंदर, क्लासिकल दौर में, तो वो कहते थे कि कोई ना इसका पर्दा अक्ल फट गया, इसका दिमाग फिर गया, इसके ऊपर आज सेब का साया है, इसके ऊपर कोई जो है वो बुरी आत्मा है, कोई ईवल स्पिरिट है, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब भैगी भैगी हरकतें कर रहा है और कर रही है। तो ये जो है वो पेड़ के नीचे बैठ गया था, दरख्त के नीचे ऐसा हो गया था, इसकी वजह से इसका दिमाग पलट गया। यानी कोई सुपर नेचुरल थिंग है, लेकिन अब पता लगता है कि नहीं भाई, सुपर नेचुरल नहीं है, उसके दिमाग के भी मसले वो हैं। और अब आपके सामने क्लिनिकल साइकोलॉजी खुल गया, आप जाके देखो जौहर ब्लॉक 17 में आना हो कभी, तो आप देखोगे यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी पूरी एक अलग डिपार्ट बना दिया केयू ने। और वहाँ पे हीलिंग भी होती है, काउंसलिंग भी होती है, थेरेपी होती है। इधर आप आओ अपनी हमारी तरफ, ये क्रिन हॉस्पिटल के उधर बैक पे आप देखोगे तो आईबीएस के नाम से इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहेवियर जो है वो स्टडीज़ का बना हुआ है, वहाँ पे हीलिंग होती है। इस तरह से कफ्टन पे मैंने देखा है, जो वहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूट है, अभी नाम मुझे याद आता है उसका तो मैं बताता हूँ, जो है वो भी हीलिंग के लिए, साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए। अब पूरे शहर भर में आपको काफ़ी सारे इस तरह के नज़र आएंगे। अब हमारे यहाँ काउंसलिंग सेशंस का इतना कोई रिवाज नहीं है, वरना कोच भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट कोच होते हैं जो आपको हील करते हैं। इवन करियर के अंदर लोगों को ट्रबल हो रही होती है कि लोगों की कुछ आदत होती है, विड्रॉल हैबिट होती है वो, कि कोई भी जॉब टिक के नहीं कर पाते, कोई प्रोफेशन टिक के नहीं कर पाते। तो वो फिर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अंडरस्टैंडिंग करके वो जो है वो समझाते हैं कि आपकी जो है वो लाइफ में किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। जैसे कि मैंने आपको एक बड़ी पॉपुलर मूवी बताई थी, गुड विल हंटिंग। तो गुड विल हंटिंग के अंदर यही एक केस स्टडी है कि वो एक लड़के के साथ वो बहुत सुपर जीनियस होता है, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि वही सेगमेंट फ्रेड की थ्योरी को अप्लाई करते हुए कि वो चाइल्डहुड मेमोरीज में, बचपन में उसके साथ एक वाक़या हुआ था, उसके फादर उसको मारते थे, पीटते थे। तो वो एक खौफ और डर था जिसकी वजह से उसको डीआईडी हो गया था, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया। तो जिसकी वजह से वो विड्रॉल हैबिट उसके अंदर डेवलप हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे फोबियाज उसको मिट जाते हैं। तो खैर एनीवे, तो अभी हम वो डिसऑर्डर्स को तो कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम आते हैं अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बात शेयर करनी है तो आप कह सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जुबैर कह रहे हैं कैन यू शेयर योर ईमेल एड्रेस। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट, ले लो, अभी ले लो। लेकिन ऐसा करो ना, अब तो ऑफिशियल ईमेल आ गया भाई हम लोगों का। हाँ भाई, ऑफिशियल ईमेल पे ले लो भाई, खुश हो जाओ। सैयद नमान अली डॉट पी सही है भाई, मिस्टर जुबैर, मैंने आपको, अब आप खुश हो जाइए। अच्छा, बाकी लोग हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, दे ऑल आर हेयर, 21 पार्टिसिपेंट हैं। और कितने अलाइव हैं? अलाइव से मतलब सो नहीं रहे हैं, जाग रहे हैं। अच्छा, अरसलान साहब मौजूद हैं, हुरमत भी सुन रही हैं, सब सुन रहे हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है सब लोग जो है ना वो हैंड फ्री लगा के जो है वो हाँ जिंदा है जो है जाहिद भी जिंदा है कह रहे हैं। मुझे लग रहा है सब सो गए, गहरी नींद सो गए। उन्होंने कहा सर की आवाज़ एक लोरी का काम दे रही है, और नन्ना नन्ना लोरी हो गया, और इस वक्त हम जो है वो रामिया पॉल भी मौजूद है। सही है, सही है, ये हमारे बच्चे पार्टिसिपेट, फरिया भी मौजूद हैं, अबू बकर भी, उष्णा। बेस्ट बुक फॉर पर्सनैलिटी टाइप, चलो बहुत सारी बुक्स हैं पर्सनैलिटी को के लेके। अच्छा, पर्सनैलिटी पे किस, मैं चलो बुक रिकमेंड भी करता हूँ, बताता हूँ। आई थिंक मैंने स्लाइड्स बनाई भी है इसमें ना, सेल्फ सेल्फ हेल्प बुक के ऊपर। अच्छा, आई एम अ वेरी ग्रेट बुक लवर, तो मैंने जो है वो कलेक्शन किया हुआ है। और मैंने बताया साइकोलॉजी के अंदर जो है मेरे दो तीन एरियाज मेरे फेवरेट हैं। एक तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी, तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। और दूसरी बात, हम एजुकेशनल्स हैं, एकेडमिक लोग हैं, तो फिर लर्निंग वाला जो पार्ट है ना, लर्निंग एंड मेमोरी, तो ये बड़ा अच्छा उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि हाँ किस तरह से मेमोरी को इन्हांस किया जा सकता है। क्योंकि मेमोरी के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग भी पढ़ा पढ़ा के ना गायब दिमाग प्रोफेसर हो गए।
तो वो याद ही नहीं रहती हर बार, कभी कुछ भूल गए, कभी कुछ भूल गए। तो हमें यही डर लगता है कि जब हम बुढ़ापे तक पहुँचेंगे तो हमें भी कोई डिमेंशिया वगैरह जो है वो प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारी भी जो है ना वो अल्ज़ाइमर ना हो जाए। तो ये मेमोरी को लेके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तरफ तो ऐसा लगता है सुनने वालों को, देखने वालों को कि भाई क्या मेमोरी है ज़बरदस्त, इतनी बड़ी-बड़ी बातें इन्होंने अपने माइंड में अब्ज़ॉर्ब की हैं। लेकिन दूसरे लम्हे इतनी छोटी-छोटी सी माइनर सी बातें हैं जो आप ज़हन में रख ही नहीं पाते। तो अब हमें तो कन्फ्यूज़न है कि हम अपने आप को डिवैल्यू करने लग जाते हैं कि नहीं यार ये क्या? एक दुनिया में तो हम बड़े महारत हासिल रख रहे हैं, इतना डाटा स्टोर किया हुआ है माइंड में, दूसरी तरफ हम जो है वो छोटी-छोटी चीज़ें को नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर क्या है? तो फिर उसको स्टडी करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा ह्यूमन का जब उसको स्टडी किया जाता है। अच्छा सिर्फ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, जब उसको वेरिएंट देखेंगे तो आपको ज़ाहिर-सी बात है हर थ्योरी के क्रिटिक्स भी होते हैं। तो फिर आपको अब मैं पर्सनैलिटी बोलूँगा तो मैं एक बात कह देता, मैं कहता कि पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। तो फिर बाकी लोग जो है जो इस बात पे यकीन नहीं रखते, वो ये कहते हैं कि नहीं सर बॉडी अपीयरेंस भी होती है, सर सोल भी होती है, सर कुछ उसकी क्वालिटीज़ भी होती हैं, तो वो सैटिस्फाई नहीं है ना। अब ऐसा होता है कि आप जब पढ़ें, स्टडी करें, तो आप उसके वेरिएंट एस्पेक्ट देखें। इससे आप अपने आप को भी ब्रॉडर करते हैं और उस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप साइकोलॉजिस्ट, तो आप सब चीज़ों को आप कहें नहीं, साइकोथेरेपी, रेकी, माइंड साइंस और क्या-क्या लफ्ज़ हैं आपके पास इसी तरह के, आप उसके साथ ही इसको कनेक्ट कर दें साइकोलॉजी को। तो आपने क्या किया, इसके जो स्कोप है उसको लिमिट कर दिया, उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी। तो ये बिल्कुल मैं हमेशा से आपको इस तरह की बातें करता रहता हूँ। अच्छा चलें, अभी हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी अप्रोच के ऊपर। पर्सनैलिटी अप्रोच में देखो एक 5 अप्रोचेज़ हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली तो साइकोडायनामिक। साइकोडायनामिक थ्योरी पर्सपेक्टिव जो है, मैं साथ-साथ ना हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कुछ आपको अच्छी सी मूवीज़ भी बताता जाता हूँ और कोई ना कोई बुक भी बता दूँगा। देखो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव जो है वो हमें देखो लफ्ज़ साइको आता है ना, तो साइको के मायने यहाँ पे हैं सेल्फ, और डायनामिक यानी हमारा जो सेल्फ है वो डायनामिक है, उसके अंदर वेरिएंट है। और जो साइकोलॉजिस्ट है ना, सेल्फ किसे कंसिडर करते हैं, माइंड को, और वहाँ माइंड से मुराद है कॉन्शियसनेस। अब मैं वर्ड यूज़ करूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉन्शियसनेस। अब ये जो कॉन्शियसनेस है साइकोलॉजिस्ट यानी सिगमंड फ्रेड की नज़र में ये है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस की बात हो रही है। तो उसमें वो 3 कैटेगराइज़ कर देता है कि एक कॉन्शियस पार्ट होता है हमारा, एक अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और एक हमारा सबकॉन्शियस है जिसमें मेमोरीज़ वगैरह जाके स्टोर हो जाती हैं। तो वो कहता है कि इसको आसान लफ्ज़ों में समझते हैं, टेक्निकल टर्म्स हटा के अगर हम, जो अनकॉन्शियस है वो इलॉजिकल है, वो इरेशनल है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। उसमें कहता है वो खुदा भी हो सकता है, उसके अंदर सिक्स सेंस भी हो सकते हैं, उसके अंदर मोरालिटी भी है, और कभी कभार हमारे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या डिफेंस मैकेनिज्म है? बुराई को परख लेते हैं, अपना अपना सर्वाइवल चाहते हैं, और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली हमारे अंदर एक जो इंस्टिंक्ट्स मौजूद है वो हमारे अनकॉन्शियस है। हर कोई अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है, अपनी बका की जंग लड़ना चाहता है, तो ये बिल्टन है, अनकॉन्शियस के अंदर मौजूद है। और भी बहुत सारे ऐसे मिस्ट्रीज़ हैं जो उसके अनकॉन्शियस पार्ट में है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है। इसी तरह से एक ईगो पार्ट है जिसको वो कहता है कि एक कॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट क्या है कि जिसमें हम अपनी जो दुनिया है, दिमाग से बाहर की जो दुनिया है, यानी अनकॉन्शियस तो हमारे अंदर की दुनिया थी ना, जिसके बारे में शायद हम भी अवेयर नहीं। वो जो ईगो पार्ट है वो हमारा जो है वो अ, जो ईगो पार्ट है वो हमारा जो है वो रैशनल पार्ट है, यानी जो हमने अपनी लर्निंग के बाद, तरबियत के बाद सीखा, अपने आप को जो है वो हमने अवेयर बनाया कि इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ऐसा कहा जाता है, इसको वैसा कहा जाता है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि यार पता नहीं, मैं हर चीज़ उठा उठा के रखते रहते हैं, कोई चीज़ फेंकने का दिल नहीं चाहता, पेपर ही क्यों ना हो, घर की चीज़ें क्यों ना हो, पुरानी चीज़ें क्यों ना हो, और पुराने दोस्त ही क्यों ना हो। उसका मतलब बाद में पता लगा भाई ये तो एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन होता है, पोसेसिशन होता है कि आप अपनी चीज़ों को कभी भी जमा करते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। आपके पास डायरी का ढेर लगा हुआ है घर पे, आपके पास रजिस्टर्स पुराने किसी काम के नहीं है मगर आपने वो रखे हुए हैं। एक दफ़ा कोई बुक ले ली तो वो कभी नहीं पढ़ रहा है, लेकिन वो सजा के रखी हुई है, बस जमा कर दी है। चीज़ें जमा कर रहे हैं, लोग जमा कर रहे हैं, आप एक ही जगह में अटके। इसी तरीके से एक लोग होते हैं जो जो इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के साथ कि वो कहते हैं कि अगर ये नहीं तो फिर मैं नहीं, मम्मी नहीं तो फिर मैं नहीं, पापा नहीं तो मैं नहीं, अगर टीचर नहीं तो मैं नहीं।
तो वो है ही नहीं अगर कोई दूसरे नहीं है, अगर ये दोस्त नहीं तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म। तो ये वो लोग हैं जो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर में का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह की जो ईगो डेवलप होती है, ये जो अवेयर होती है अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को लेके जो आपने बहुत सारे माइंड के अंदर चीज़ें डेवलप कर ली होती हैं, हाफ इज़ फिल एंड हाफ इज़ एम्प्टी जैसे कॉन्सेप्ट, वो सब ईगो में कॉन्शियस में अवेयर हो रहे हैं। ठीक है। अब तीसरा है सुपर ईगो। सुपर ईगो जिसको आप वो कहते हैं कि एक ज़मीर की आवाज़ है, और ज़मीर जो है वो अंदर से हमें आवाज़ लगाता है, और जब कोई बुरा करते हैं तो वो गिल्ट, शेम, ये सब हमें फील होता है। तो अब ये सोचने वाली बात है, ये रिसर्च की बात है कि भाई जो एक चोर होता है, जो चोरी करता है या कोई गलत काम करता है, तो उसको भी क्या कहीं किसी गोशे में एहसास होता होगा, क्या ये बिल्ट इन है? तो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे हाँ होता होगा, क्योंकि हाँ उसके माइंड में, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक तीसरा एलिमेंट है, इसको वो कहते हैं सुपर ईगो। सुपर क्या ईगो क्या होती है? जो राइट एंड रॉन्ग की तमीज़ रखती है। ठीक है। यानी इसको हम कॉन्शियस, ये कॉन्शियस था, ये कॉन्शियस कॉन्शियस है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये ज़मीर अंकल हैं जो अंदर से आवाज़ लगाते हैं, बेटा थम जाओ, बेटा रुक जाओ, गलत कर रहे हो तुम, अपने लिए भी सोसाइटी के लिए भी ये सही नहीं है। अब किसने बताया कि सही नहीं है? क्या कोई किताब पढ़ी थी? नहीं, ये एक बिल्टन भी है कि आपको एक एहसास हो जाता है कि कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मिलाकर हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। और इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं फ्रॉइड की, बल्कि अभी मैं मुझे रिसेंटली अभी इसी मंथ में आया है शायद, मेरे ख्याल से फ्रॉइड के नाम से टीवी सीरीज़ भी अभी शुरू की है इन्होंने ना नेटफ्लिक्स के ऊपर। FREUD, फ्राइड, फ्राइड के नाम से ना। जैसे पहले इन्होंने की थी डिविंची के ऊपर, लियोनार्डो डी विंची ना, तो लियोनार्डो डी विंची और उसके साथ पता नहीं इन्होंने फिक्शन मॉन्स्टर मॉन्स्टर कनेक्ट कर दिए थे। तो उसमें भी इस तरह के कॉन्सेप्ट है। या एक और मैंने वो देखा था, मूवी थी वैसे तो वो लिमिटलेस, फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट करके टीवी सीरीज़ बना दिया। तो उसके अंदर भी वो एक माइंड का 100% मैक्सिमम दिखा रहे थे कि वो किस तरह से कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो सकता है। लेकिन फ़्राइड जो है, सिगमंड फ्राइड जो है, ये जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं उनके लिए तो बहुत जो है वो ख़तरनाक सी थ्योरी प्रेज़ेंट करता है। अब आप सुने इसकी बात। वो कह रहे हैं कि तुम जितना भी पढ़ लिख लोगे, तुम जितना भी जान जाओगे, तुम कहते हो ना कि हमने माइंड का ये यूज़ कर लिया, हमने दुनिया को फ़तह कर लिया, हम चाँद तारों को जो है तोड़ लाए, हम आसमानों पे चले गए, हमने चाँद को डिस्कवर कर लिया, मार्स बना लिया, हमारे माइंड के अंदर ये हैं, वो। साइकोलॉजिस्ट तो होली एंड सोली माइंड को ही वैल्यू कर रहे होते हैं ना। सिगमंड फ्राइड क्या कहता है? वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम उसकी पॉपुलर किताब है। वो कहता है कि भाई वन फोर्थ जो है वो तुम्हारा कॉन्शियस है, और जो थ्री फोर्थ है वो अनकॉन्शियस है। यानी यानी जो तुम्हारी पर्सनालिटी जो नज़र आ रही है ना हमें, कॉन्शियस जो हो तुम, वो बस कितना है, वन फोर्थ है। लेकिन जो तुम रियल यू हो वो तुम अनकॉन्शियस हो, और वो थ्री फोर्थ है। यानी तुम दुनिया जहाँ का इल्म ले लो, तरबियत ले लो, ट्रेनिंग ले लो, बुक्स पढ़ लो, समझ लो, जान लो, सुन लो, समझ लो, ये सिर्फ वन फोर्थ है, यानी 25%। यानी इंसान की तमाम तर तरक्कियाँ जो की हैं वो भी तब जब इंसान ने पूरे माइंड को इस्तेमाल कर लिया है। वो पूरा 100% भी यूज़ कर ले, तब भी वो 75% माइंड के से अनकॉन्शियस रहेगा, वो अनअवेयर रहेगा, वो लाशऊर का पार्ट है। लाशऊर का मतलब ये है कि वो आपके शऊर से बालातर है, वो आपके शऊर में आ ही नहीं सकती वो बात। तो ये बड़ी ज़बरदस्त, उसमें उसमें उसने इट को शामिल कर लिया, उसने उसमें सुपर ईगो को शामिल कर दिया। और जो हमारा ईगो डेवलप होता है वो हमारे कॉन्शियस से डेवलप होता है। नहीं, इज्जत हो रही है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हो, जो है वो आप जो है वो कंट्रास्ट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, बुरा मना रहे हो, इज्जत बना रहे हो, स्टेटस बना रहे हो, ये सब ईगो डेवलप करती है ना। एटीट्यूड एंड ईगो वो कॉन्शियस के साथ है। लेकिन बाकी तुम क्या हो? देखो इसकी सीधी सीधी एग्जांपल है, जो हमारी विजिबल पर्सनालिटी है, वो हमने देखा, हम कहते हैं तुम तो नौटंकी हो, तुम तो ड्रामा हो, तुम जो बाहर नज़र आ रहे हो वो तुम नहीं हो। कितने हज़ार जो है वो चेहरे लिए फिरते हैं, नकाब, मतलब कब कौन सा चेहरा जो है वो किसको पहनना पड़ जाए। तो हम तो अपने साथ जेबों में नकाब और चेहरे और मास्क लिए लिए फिरेंगे, कब कौन सा मास्क की ज़रूरत पड़ गई, हमने वो मास्क वेयर किया और दुनिया को वो शो कर दिया। लेकिन जो हमारा जो रियल यू है वो अनकॉन्शियस है, वो बड़ा ही कोई ख़तरनाक है। वो डिज़ायर में लिपटा हुआ है, वो उसके अंदर ऐसे इतने पढ़े लिखे समझदार डॉक्टरेट PhD ये सब, लेकिन अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम निकलते हैं।
पता लगता है वो सिर्फ डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं, और लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उनके पास जस्टिफिकेशन है, उनके पास रैशनैलिटी है उस बात को समझाने के लिए। मगर अगर हम जाके देखें उनकी रूट कॉज पे अनकॉन्शियसली, तो वो किसी न किसी मोटिव एंड ड्राइव के पाबंद हैं, वो किसी न किसी लस्ट या डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं। अब वो मॉनेटरी डिज़ायर हो, मटेरियल डिज़ायर हो, या कुछ और, वो उनको भी नहीं पता। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि मैं तो बस इतना कहूँगा कि पढ़े लिखा और गैर जो पढ़े लिखे के अंदर जो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो सिर्फ वन थर्ड और थ्री फोर्थ है ना। तो बस वो अपनी गलत को समझ नहीं पाता, वो दूसरा उसको पता होता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, लेकिन करते दोनों ही गलत हैं। मतलब जानता हूँ सवाब ताहत, मगर तबीयत फिर भी इधर नहीं आती। तो ये जो गालिब की बात है ना, वो यही है कि भाई सब पता है, सब दुनिया जहाँ की उनसे पूछो, स्पीच दे दो, वो स्पीच दे देंगे आके। आपको ऐसा करना चाहिए, दुनिया को ऐसा करना चाहिए, ये प्यारी प्यारी बातें, ये अच्छी अच्छी बातें, ऐसे स्माइल करें, ऐसे खुश रहें। उनसे पूछो तो वो खुद अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं और लोग उनसे बेजार हैं। ठीक है। और लेकिन दूसरों की ज़िंदगी वो गुजार बनाने निकले हैं, तो भाई क्यों? क्योंकि कॉन्शियस के पार्ट ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता आपकी पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी को रूल करने के लिए अनकॉन्शियस पार्ट आपका डोमिनेट करता है, और जो अनकॉन्शियस पार्ट है वही आपको मोल्ड करता है, वो आपको शेप करता है। ये सिगमंड फ्रॉइड की बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च थी, और उसने इसको समझाने के लिए ना आइसबर्ग की एग्जांपल दी थी कि जब आइसबर्ग को देखते हो, तो आइसबर्ग के अंदर वन फोर्थ जो है वो विजिबल होता है, लेकिन जो थ्री फोर्थ है वो हमें नज़र नहीं आता। तो वो कहते हैं पर्सनैलिटी भी हमारी ऐसी है। पर्सनैलिटी जो हमें विजिबल है वो वन फोर्थ है, लेकिन जो थ्री फोर्थ है वो हमें नज़र नहीं आ रही है, वो इनविजिबल है, यानी वो अनकॉन्शियस पार्ट है। तो वो कहता है जो हमारा मोस्ट डोमिनेटिंग पार्ट है वो अनकॉन्शियस है। अब ज्वाइन किया फोन से, तो आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? डू यू हियर मी? डू यू लिसन? ओके ओके, आई विल रिकनेक्ट, आई विल रिकनेक्ट। ओके, डू यू हियर मी? आप आपको समझ आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बीच में डिसरप्शन हुआ था, मेरा इंटरनेट जो है वो ऑफ हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था जी। अभी अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? चलो ओके ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ, वो बात रिपीट कर देता हूँ जो मैं आपसे बात कर रहा था। मैं आपको सेगमेंट फेट के ऊपर बात कर रहा था कि इंटरप्रिटेशन और ड्रीम के अंदर वो कहता है कि ये जो इमोशंस हैं ये हमारे सप्रेस हो जाते हैं। ये जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे सप्रेस हो जाते हैं, और फिर इसको वो कहते हैं लेटेंट इफेक्ट्स होते हैं, और फिर वो चीज़ें हमें, जैसे हम जो कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाए, हमने उसको सप्रेस कर दिया, तो वो हमें ड्रीम्स में चीज़ें नज़र आती हैं। तो बेसिकली वो कहते हैं ड्रीम जो है वो कोई मिस्ट्री नहीं है। ड्रीम जो है वो कोई